हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम कक्षा 9 लेसन नंबर 1 भारत आकार और स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, भारत आकार और स्थिति के अंदर हम भारत की स्थिति क्या देखेंगे कि विश्व के अनुसार भारत की स्थिति कहाँ पर है, कैसी है। ग्लोब के अनुसार या अक्षांश देशांतर के अनुसार भारत की स्थिति कैसी है, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत का अक्षांश या देशांतर विस्तार कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, या तक कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत की सीमाएं कौन सी हैं, ये सब के सब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम ले रहे हैं भारत की आकार और स्थिति। सबसे पहले हम ग्लोब के आधार पर, इसके आधार पर, ग्लोब के आधार पर हम देखते हैं, भारत को। किसको देखते हैं? ग्लोब के आधार पर हम देखते हैं भारत को। तो ग्लोब के आधार पर देखते हैं भारत को। तो सबसे पहले अपन ग्लोब बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे बच्चों? ग्लोब। हमारे पास ग्लोब, अपन बोर्ड को ही मानेंगे अभी। ये हमारी पृथ्वी के अंदर ग्लोब है, जिसमें ये बीच की रेखा है जो उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? भूमध्य रेखा। और उसके बाद ये जो 23.5 डिग्री रेखा है उसे कहेंगे बच्चों कर्क रेखा। क्या कहेंगे बच्चों? कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा का मान बच्चों कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। और यहाँ पर 23.5 डिग्री का जो अक्षांश है उसे क्या कहेंगे बच्चों? मकर रेखा। क्या कहेंगे? मकर रेखा। ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसके ग्लोब स्थिति के अनुसार इसके ऊपरी जो हिस्सा है वो कहलाएगा बच्चों उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध बच्चों? उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में या नीचे है उसे क्या कहेंगे बच्चों? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे बच्चों? दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना होगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपको मालूम होना चाहिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर अपन देखते हैं यहाँ पर एक रेखा आती है जो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को आपस में जोड़ती है। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को आपस में जोड़ती है। तो ये जो रेखा हुई उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव आपस में जोड़ती है, उसका नाम हुआ 0 डिग्री देशांतर। क्या हुआ बच्चों? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। यदि बच्चों इस रेखा के अन्य नाम को बारे में यदि पूछते हैं तो इस रेखा को यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यामोत्तर रेखा। और इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। और आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा तो आपको लिखा हुआ है। तो एक ही रेखा है, नाम क्या है? 2 या 3 नाम से जानी जाती है। अब यदि इस 0 डिग्री देशांतर रेखा की स्थिति के आधार पर देखें तो भारत किस दिशा में स्थित? गोलार्ध में पूर्व दिशा में। भूमध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा की कौन दिशा में? पूर्व दिशा में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। तो ये रेखा हो गई अपन की भूमध्य रेखा और ये हो गई हमारी देशांतर रेखा। और ये भाग हमारा कौन सा हुआ? पूर्व हुआ। और पूर्व के अंदर भी कौन सा है? यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया भारत। क्या हो गया बच्चों? भारत। ठीक है। तो भारत की स्थिति क्या हुई यदि ग्लोब के आधार पर देखें तो उत्तर पूर्वी स्थिति और उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी स्थिति, उत्तरी गोलार्ध में। अब भारत के अंदर आपको पता चल गया कि गोलार्ध के अनुसार कहां पर स्थित है। अब गोलार्ध के अनुसार हमें यह मालूम हो गया, तो अब हम देखेंगे इसके अक्षांश और देशांतर। क्या देखेंगे बच्चों? अक्षांश और देशांतर। यदि अक्षांश की बात करें बच्चों तो अक्षांश क्या होती है तो आपको मैं बता देता हूं कि अक्षांश रेखा यदि अपन अक्षांश रेखा की बात करें बच्चों तो इसकी सीधी सी परिभाषा है वो काल्पनिक रेखा जो पश्चिम को पूर्व से, वह काल्पनिक रेखा जो
पश्चिम से पूर्व को आपस में कोणात्मक दूरी पर मिलाती हो, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और आपको मालूम है बच्चों, विश्व के जो गोलार्ध हैं या ग्लोब हैं उसके ऊपर कुल 182 अक्षांश रेखाएं हैं। और अक्षांश की बात हुई तो अपन देखते हैं तो 181 अक्षांश है। याद रखना बच्चों, अक्षांश रेखा की बात हुई तो 179 है और अक्षांश की बात है तो 181 बताई गई है। और बच्चों यदि अपन देखते हैं भारत के अक्षांश विस्तार के बारे में, तो भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट। याद रखना बच्चों, 8 डिग्री 4 मिनट। देखो आगे तो ये 8 डिग्री और पीछे क्या है 4 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 30 मिनट, 37 डिग्री 30 मिनट। ये तो हमें पता हो गए अक्षांश। अब हमने क्या पढ़ा था, गोलार्ध कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध। तो यहां पर लिखे उत्तरी अक्षांश, क्या लिखेंगे 37 डिग्री, ठीक है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है बच्चों। फिर अपन देखेंगे बच्चों इनके देशांतर के बारे में। क्या देखेंगे, देशांतर के बारे में। तो उससे पहले वापस मैं कह देता हूं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, इसका विस्तार हुआ भारत का अक्षांशीय विस्तार। फिर अपन देखते हैं देशांतर क्या है। देशांतर, यदि बच्चों अपन देशांतर की बात करें तो सीडीसी ग्लोब के अनुसार देख लो, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। वापस लेना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, देशांतर रेखा। देशांतर स्थिति के अनुसार देखे जाए तो भारत किस दिशा में स्थित है, पूर्व में। मैंने आपको अक्षांश स्थिति के अनुसार भारत किस दिशा में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी अक्षांश रेखा। और देशांतर विस्तार के अनुसार भारत किस पूर्व दिशा के अनुसार। यदि हम वापस देखते हैं बच्चों, देशांतर स्थिति के भारत कौन से, या देशांतर रेखा से भारत कौन सी दिशा में स्थित है, पूर्व दिशा में। ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम, और ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व। इसलिए हमने देशांतर विस्तार हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पूर्वी देशांतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पूर्वी। तो यहाँ पर देखो 68 डिग्री 7 से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25, ये तो हमारा देशांतर विस्तार होगा बच्चों। अब हम देशांतर की दिशा में पूर्व में, तो यह लिखेंगे पूर्वी देशांतर। क्या लिखेंगे बच्चों, पूर्वी देशांतर। और यहां पर भी क्या लिखेंगे बच्चों, पूर्वी देशांतर। तो इस तरह ये पूर्वी देशांतर हमारा जो क्या है, देशांतर विस्तार। तो वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारा अक्षांश विस्तार हुआ। 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, ये हमारा कौन सा हुआ, देशांतरीय विस्तार। अब बच्चों यदि अपन भारत का यदि भाग देखें, भारत का विश्व में, विश्व के अनुसार, भारत का विश्व के अनुसार क्षेत्रफल का भाग, तो 2.4% है। कितना परसेंट है बच्चों, कितना परसेंट है, 2.4% ही भारत का भूभाग है विश्व के कुल भूभाग का। कितना है, 2.4%। तो अब हम इसमें भारत के अंदर अपन क्या देखेंगे, स्थिति के अंदर अपन देख रहे हैं कि इसमें अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। अब इसकी देखेंगे लंबाई और चौड़ाई। भारत की लंबाई और चौड़ाई को यदि अपन उत्तर से दक्षिण तक देखें, पूर्व से पश्चिम तक देखें तो कितनी है वो अपन बच्चों बताएंगे। लेकिन बच्चों एक बात मैं बता देता हूं, ये 8 डिग्री 4 मिनट है वो भारत के स्थलीय भाग से। यदि द्वीपों के साथ देखे जाए तो भारत का एक यहाँ पर द्वीप है जिनका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश पर है। क्या है, 6 डिग्री
मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो हमारा कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ से भारत स्टार्ट होता है, लेकिन स्थलीय भाग से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब हम भारत की लंबाई देखते हैं। भारत की ये जो लंबाई है, भारत की जो कुल लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। कितनी है बच्चों? 3214 किलोमीटर है वो किसकी? भारत की लंबाई। और यदि भारत की चौड़ाई देखते हैं बच्चों, तो वो 2933 किलोमीटर है। कितनी है बच्चों? 2933 किलोमीटर भारत की क्या है? लंबाई, सॉरी चौड़ाई। तो भारत की लंबाई हुई 3214 किलोमीटर और भारत की जो चौड़ाई हुई 2933 किलोमीटर। कितने हुई? 2933 किलोमीटर। अब यदि भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु की बात करें, तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा बच्चों? जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल। दक्षिणतम बिंदु 2004 से पहले यदि बात करें, आपको मालूम है 2004 के अंदर जब इंडोनेशिया के अंदर जब सुनामी आई, उसी सुनामी के प्रभाव के कारण भारत का जो दक्षिणतम बिंदु था वो था इंदिरा पॉइंट। क्या था बच्चों? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट वो क्या हो गया था बच्चों? जलमग्न हो गया था। 2004 के अंदर जो हमारा दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट वो जलमग्न हो गया। उसके बाद हमारा जो दक्षिणतम बिंदु बना वो रहा कन्याकुमारी। कौन सा था? कन्याकुमारी। ये 2004 के बाद हमारा दक्षिणतम बिंदु बना। इससे पहले हमारा 2004 से पहले कौन सा था? इंदिरा पॉइंट। फिर अपन के पश्चिमी बिंदु को देखते हैं, तो पश्चिमी बिंदु को अपन गुजरात के अंदर स्थित है। कहां पर है? गुजरात में। और यदि तमिलनाडु के अंदर ये कन्याकुमारी आया हुआ, कौन सा कहां पर आया हुआ बच्चों? तमिलनाडु में। और ये इंदिरा पॉइंट कहां पर है अपन का? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार के अंदर ये आया हुआ। और गुजरात के अंदर गौर माता नामक स्थान है, वो भारत का पश्चिमी बिंदु है। कौन सा है? गौर माता है, वो भारत का क्या है? पश्चिमी बिंदु। और यदि पूर्वी बिंदु की बात करें, वो है अपन के अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर वालांगू। कौन सा स्थान है बच्चों? वालांगू नामक स्थान है, और भारत का क्या है? पूर्वी बिंदु। तो इस तरह बच्चों भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिण बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये सभी आपको मालूम है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। भारत के अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। फिर भारत का लंबाई व चौड़ाई, लंबाई 3214 किलोमीटर, चौड़ाई 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तरी बिंदु का नाम जम्मू कश्मीर में इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु 2004 के अंदर कौन था? इंदिरा पॉइंट। कहां पर आया बच्चों? अंडमान निकोबार में। और वर्तमान में कौन सा है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु, जो स्थल भाग के अनुसार है। पश्चिमी बिंदु का नाम कहां पर है? गुजरात के अंदर गौर माता। और पूर्व बिंदु कहां है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर वालांगू के अंदर स्थित है। इस तरह हमने लंबाई, चौड़ाई, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु ये हमने पढ़ लिया है। अब अपन देखते हैं कि भारत का, पहले देखते हैं अक्षांश, फिर लेते हैं देशांतर। अक्षांश कितने से कितने हैं बच्चों? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश।
देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 से 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु का नाम बच्चों क्या है? इंदिरा कोल। दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, यह था 2004 तक। फिर कौन सा हो गया? कन्याकुमारी। फिर बाद में अपन देखते हैं पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। यदि बच्चों आपको पूर्वी बिंदु का नाम पूछा जाए तो कौन सा है? वालांगू, जो कहां पर है बच्चों? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु गौरमाता, कहां पर है बच्चों? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। इस तरह हमने उत्तरी बिंदु, दक्षिण बिंदु और इसकी लंबाई और चौड़ाई। अब देखते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई। लंबाई को यदि देखा जाए तो इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई की बात की जाए 2933 किलोमीटर। तो आपको मालूम ही है, आपने देखा होगा आयत का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। तो आप देखेंगे भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 3,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है बच्चों? 3,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। यह भारत का क्षेत्रफल है। वो विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना % है? 2.4% है। कितना बच्चों? 2.4% ही भारत का कुल क्षेत्रफल का भाग है। अब बच्चों हम इस भारत के अंदर लंबाई चौड़ाई पूर्वी पश्चिम बिंदु के बाद अब हम देखेंगे भारत की सीमाएं। क्या देखेंगे? भारत की सीमाएं। भारत की सीमाओं को आपको मालूम ही है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 3 भागों में। पहली सीमा का नाम है अंतरराष्ट्रीय सीमा, दूसरी सीमा का नाम है अंतरराज्यीय सीमा और तीसरी सीमा का नाम है तटीय सीमा। कितनी हुई बच्चों? 3। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा और तटीय सीमा। अब हम बच्चों सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले 3 सीमाएं कौन सी है। ये जो अपन पास में जिसमें हमारे पड़ोसी देश लग रहे हैं, भारत के जिससे हमें क्या लग रहे हैं? पड़ोसी देश, वो सीमाएं हुई हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या हुई? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और भारत की सीमा के पास जो समुद्र या जलीय क्षेत्र लगता है वो हुई हमारी तटीय सीमा। क्या हुई बच्चों? तटीय सीमा। और जो सीमा हमारे राज्यों को स्पर्श कर रही है और आपस में राज्यों को जोड़ रही है वो सीमा हुई अंतरराज्यीय सीमा। तो अपन पहले लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या लेते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो हम स्थलीय सीमा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? स्थलीय सीमा। जो हमारी स्थलीय सीमा है वो अलग अलग देशों से लगी हुई है और अलग अलग देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाती है। तो अपन पहले लेते हैं सीमा का नाम हुआ स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा को 2 भागों में लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा।
यदि हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दो रूपों में बांटी गई है, हम देखेंगे स्थलीय सीमा के बारे में। क्या पढ़ेंगे? स्थलीय सीमा। भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है, जो सिर्फ स्थल से लगी हुई है, वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 15,200 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थलीय सीमा हुई कितनी हुई? भारत की स्थलीय सीमा कितनी हुई? 15,200 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। अब यदि अपन तट की सीमा की बात करें, जो जल से गिरी हुई हो या जल से स्पर्श करती हुई हो, ये पूरी की पूरी जो हमारी क्या है? तटीय सीमा है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर द्वीप समूह है। क्या है बच्चों? द्वीप समूह। जो इसमें से पहला का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहला कौन सा बच्चों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह दूसरा जो द्वीप है उसका नाम है बच्चों लक्षद्वीप। क्या है बच्चों? लक्षद्वीप। क्या बच्चों? लक्षद्वीप। यदि हम भारत की यदि तटीय सीमा की बात करें तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। कुल तटीय सीमा, पहला क्वेश्चन आता है कुल तटीय सीमा। भारत की कुल तटीय सीमा जो यदि पूछा जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। कितनी है बच्चों? 7,516.6 किलोमीटर है। और यदि बच्चों आपको सिर्फ पूछ दी जाए तटीय सीमा, वो तटीय सीमा केवल किसको स्पर्श करती है? सिर्फ ये स्थलीय भाग को, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय सीमा सम्मिलित नहीं होती है। वो है अपन के 6,100 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 6,100 किलोमीटर। और जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी लंबाई आपको काफी बार आप देख तो काफी किताबों में बताई हुई नहीं है। तो अपन को पता चल गया कि हमारी तटीय सीमा कितनी है कुल, और हमारी जो द्वीप सहित या द्वीप रहित दोनों से सीमाएं थी मैंने आपको बता दी। अब बच्चों यदि अपन देखते हैं इस तटीय सीमा से 12 मील और यहां से भी 12 मील महासागर में किसका अधिकार है बच्चों? भारत का। और आपको मालूम है भारत के यहां पर जो दो यहां पर आती है बंगाल की खाड़ी और यहां पर हमारा कौन सा है? अरब सागर। यहां पर बंगाल की खाड़ी और यहां पर क्या है? अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर के अंदर लगभग 12 मील तक समुद्र में भारत का अधिकार है। और यदि किलोमीटर के अनुसार देखे जाए 21.6 किलोमीटर। कितना? 21.6 किलोमीटर भारत का इस पर समुद्र में क्या है, या खाड़ियों में या अरब सागर में क्या है? अधिकार है। और उस क्षेत्र से भारत पेट्रोलियम और विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त कर सकता है। और इसके अलावा हम भारत के अंदर और देखा जाए तो भारत की जो ये सीमाएं हैं, जो तटीय सीमा है, उसके ऊपर मुख्य रूप से 13 मुख्य बंदरगाह स्थापित है। कितने मुख्य बंदरगाह स्थापित है? 13। सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो यहां पर जो बंदरगाह उसका नाम है कांडला, जो कहां पर है बच्चों? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात, कांडला। फिर यहां पर देखा जाए तो यहां पर जवाहर लाल नेहरू, ये कहां पर है बच्चों? महाराष्ट्र में। अगला मुंबई, ये दोनों कहां पर है बच्चों? महाराष्ट्र में। कहां पर है बच्चों? महाराष्ट्र में। फिर अपन आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के बाद में कौन सा राज्य है? गोवा। मार्गो गाओ, ये कहां पर आ गया बच्चों? गोवा के अंदर। फिर बाद में हमारा आता राज्य कौन सा बच्चों? कौन सा आता बच्चों? कर्नाटक। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? न्यू मंगलोर। यह कहां से राज्य का होगा बच्चों? कर्नाटक। और यहां पर केरल, केरल के अंदर कौन सा बंदरगाह हुआ बच्चों? कोच्चि। केरल के अंदर कौन सा हुआ बच्चों? कोच्चि। फिर पास में अंदर यहाँ पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर 2 बंदरगाह है, एक तुत्तीकोरिन
ये कौन सा बच्चों, तुतिकोरिन, जो कहां पर है, तमिलनाडु। और दूसरा बच्चों चेन्नई। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है बच्चों, चेन्नई। याद रखना बच्चों, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई। उसके बाद अपन देखते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा राज्य है बच्चों, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर आता है विशाखापट्टनम। कौन सा बच्चों, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर आ गया। फिर ऊपर जाते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर देखते हैं पारादीप। उड़ीसा के अंदर देखते हैं तो अपन पारादीप। और फिर अपन जाते हैं अपन पश्चिम बंगाल के अंदर बच्चों, तो उसका नाम है हल्दिया। और कौन सा है बच्चों, कोलकाता। ये दोनों का दोनों बंदरगाह कहां पर है बच्चों, पश्चिम बंगाल। और अंतिम में हमारा जो बंदरगाह बना वो कौन सा बना है, 13वां लक्षद्वीप, जो नवीनतम माना गया है। तो इस तरह अपन देखते हैं तो भारत के अंदर प्रमुख जो तटीय क्षेत्र पर 13 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों का निर्माण किया गया, जहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या होता है बच्चों, संचालन होता है। इस तरह अपन देखते हैं तो हमारे लिए स्थलीय सीमा और तटीय सीमा अति महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि तटीय सीमा हमारे लिए व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है और स्थलीय सीमा देश के साथ आपसी संबंध बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है।